अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। आई एम डॉक्टर उमर हमीद और आज हम बात करेंगे न्यूलिथिक और मेगालिथिक आर्ट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ज्यादा डेट्स के बारे में बात नहीं की थी, तो आज हम थोड़ा डेट्स और उनकी टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी बात करेंगे। जब भी हम स्टोन एज का जिक्र करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी का एक लेवल के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसे स्टोन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों ने अहम टूल्स स्टोन से बनाए थे। हम स्टोन एज को तीन बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओल्ड स्टोन एज जो कि पैलेलिथिक कहलाता है और ये अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट बीपी से स्टार्ट होता है, यानी तकरीबन आज से 25 लाख साल पहले। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि बीपी एक रिलेटिव टर्म है जो प्रेजेंट से पहले के टाइम को कहते हैं। पैलेलिथिक का सबसे अहम हिस्सा अपर पैलेलिथिक है जो कि आज से तकरीबन 50,000 साल पहले की बात करता है। ये आइस एज के दौरान की टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन था जिसमें नीडल्स, स्क्रैपर्स, तीर और इस तरह की चीजें बनाई गई। ये वही एरा है जब केव आर्ट भी बना। फिर मेसोलिथिक आता है जो मिडिल स्टोन एज कहलाता है और ये भी तकरीबन 20,000 साल पहले से स्टार्ट होता है। ये एक छोटा एरा है जो न्यू स्टोन एज यानी न्यूलिथिक से पहले की ट्रांजिशन भी समझा जाता है। न्यूलिथिक का शुरू होता है अबाउट 12,000 ईयर्स बीपी, यानी आज से तकरीबन 12,000 साल पहले। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा वो एरा है जो 0 ईयर के बाद आता है। ट्रेडिशनल क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक हम 0 ईयर को स्टार्ट करते हैं जब जीसस क्राइस्ट की पैदाइश हुई, लेकिन आज बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि असल में जीसस की पैदाइश अबाउट 4 to 7 बीसी में हुई। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट के बराबर ही है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग बिफोर क्राइस्ट हम बिफोर द कॉमन एरा कहते हैं। ये टर्म इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम हिस्ट्री को सिर्फ क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से ना देखें। न्यूलिथिक एरा की दो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर। लेकिन जब हम इन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि स्पेसिफिक डेट्स पर। इसका मतलब ये है कि अगर एक कल्चर न्यूलिथिक एरा में है तो जरूरी नहीं कि सब कल्चर उसी वक्त न्यूलिथिक में हो। हर कल्चर ने स्टोन टेक्नोलॉजी से शुरुआत की थी, लेकिन कुछ जल्दी इवॉल्व करके ब्रॉन्ज और आयरन एज तक पहुंच गए, जबकि कुछ कल्चर्स ने टाइम लिया। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल स्टोन एज की है जो न्यूलिथिक पीरियड में ब्रिटिश आइल्स में बनाया गया। ये मॉन्यूमेंट उसी दौर में है जब एहराम मिस्र बनाए जा रहे थे। दोनों 3rd मिलीनियम बीसीई के दौरान बनाए गए, यानी आज से तकरीबन 5,000 साल पहले। लेकिन स्टोन हेंज एक न्यूलिथिक मॉन्यूमेंट था और दूसरा ब्रॉन्ज एज मॉन्यूमेंट, क्योंकि ब्रिटिश आइल्स में लोगों ने ब्रॉन्ज डिस्कवर नहीं किया था जबकि इजिप्ट में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हो रहा था। अब हम एक इंटरेस्टिंग जगह से शुरू करते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाइफ और इनोवेशन से भरी होगी, और ये जगह है सहारा डेजर्ट। अगर आप सैटेलाइट पर मैप देखें तो ये एक सहरा लगता है, लेकिन ये हमेशा से सहरा नहीं था। लगभग 10,000 साल पहले ये एक लश ग्रीन सब्जाजार था जहां बहुत से लोग और जानवर रहते थे, और हम ये सब इसलिए जानते हैं कि उन लोगों ने जानवरों की तस्वीरें पत्थरों पर कार्व की थी। अब हम बात करते हैं कैसे पत्थर के बारे में जो बिल्कुल एक वीरान सहरा के दरमियान में है, नाइजीरिया के बीच में, जिसे टेनेरा डेजर्ट कहते हैं। यहाँ हम क्लियरली 2 जिराफ्स देख सकते हैं जो पत्थर पर कार्व किए गए हैं। आज इस इलाके में कोई जिराफ नहीं मिलते, लेकिन ये एरिया बहुत ज्यादा ड्राई है, लेकिन उस वक्त ये जिराफ यहाँ रहते थे, तो ये एक अच्छा इलाका था रहने के लिए, चाहे वो इंसान हो और चाहे जानवर। और हाँ, इस जगह हमें रॉक आर्ट मिलता है। ये आर्ट पत्थर पर कार्व्ड किया गया है और समटाइम पेंट किया गया है। इस आर्ट के जरिए हमें इन लोगों की हिस्ट्री का पता चलता है और न्यूलिथिक डेवलपमेंट्स के बारे में भी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि न्यूलिथिक एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है जो ये जाहिर करती है कि जब कोई कल्चर एक स्पेसिफिक लेवल पर पहुंचता है। हम देखते हैं कि आइस एज के एंड के करीब 9000 बीसी के आसपास, जब सहारा डेजर्ट अभी तक एक लश ग्रासलैंड था, लोग हंटर गैदरर्स से पेस्टोरलिज्म की तरफ मूव कर रहे थे। हंटर गैदरर से मुराद है कि वो लोग अपना खाना या तो जंगलात से इकट्ठा करते थे या फिर शिकार करते थे, और खाना हासिल करने का कोई और तरीका नहीं होता था। न्यूलिथिक में हमने सबसे पहले जानवरों को डोमेस्टिकेट करना सीखा, या फिर ये कह लें कि जानवरों ने हमें डोमेस्टिकेट किया। ये अभी तक एक डिबेट है, लेकिन हमने जानवरों को पालना सीख लिया था। इसका फायदा ये था कि अब जानवरों को जिंदा रखा जा सकता है, उनका गोश्त खाया जा सकता है, दूध पिया जा सकता है, और जानवरों को हेडिंग के जरिए मूव किया जा सकता है। अब लोगों को अपना फूड सोर्स
हंट करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो जानवरों को अपने साथ लेकर चल सकते थे। इस वक्त के दौरान लोग पेस्टरलिज्म की तरफ मूव हुए, जिसमें जानवरों की हेडिंग होती है। ये लोग अभी अपना खाना ग्रो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने जानवरों को रेज करते थे। ये लोग नोमैडिक थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे ताकि जानवरों के लिए घास मिल सके। ये लोग अपना फूड सोर्स लेकर मूव करते थे ताकि एरिया ओवरग्रेज्ड ना हो। इस वक्त नॉर्थ अफ्रीका और एंशिएंट नियर ईस्ट में ये डेवलपमेंट हुई, जिसका मतलब है कि अब लोगों के पास फूड सरप्लस था। जब आप कांस्टेंट हंटिंग में बिजी नहीं होते तो आपके पास वक्त होता है कि आप एक रिच मटेरियल कल्चर डेवलप कर सकें। मैं यहाँ एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि दुनिया में कुछ भी बिना सरप्लस के नहीं होता। अगर आप हंटर गैदरर हैं तो बेसिकली आप अपने सारे जिस्म से काम कर रहे होते हैं और आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा फूड स्टोर नहीं होता, क्योंकि खाना जल्दी खराब हो जाता है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा फूड नहीं है तो आपके पास नए टूल्स डेवलप करने का वक्त ही नहीं होता, जैसे कि बोज, एरोज, फाइबर आर्ट, बास्केटरी, नेट्स वगैरह। जब आपके पास फूड सरप्लस होता है तो आप लोगों को स्पेशलाइज्ड करने का वक्त मिल जाता है और लोग नए काम सीखने लगते हैं। अब अगर आप अच्छा हंटर नहीं है तो आप अपना वक्त बास्केट वीविंग में लगा सकते हैं। इस तरह लोग अपनी स्किल्स डाइवर्सिफाई कर सकते थे। अगर एक शख्स बास्केट बनाने में एक्सपर्ट है तो दूसरा हंटिंग में, तो दोनों आपस में ट्रेड कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कहलाता है। मटेरियल कल्चर में इजाफा होता है और साथ ही आर्ट में भी। जब आइस एज खत्म हो रही थी तो हंटर्स और गैदरर्स जो डोमिनेट कर रहे थे वो डिसअपीयर होने लगे। हालांकि कुछ पॉकेट ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स हमेशा रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लोग स्पीयर थ्रोट से बोज एंड एरोज की तरफ मूव कर रहे हैं, जो ज्यादा एफिशिएंट है। आर्ट भी ज्यादा डेवलप हो रहा है और आप देख सकते हैं कि आर्ट कितना नेचुरलिस्टिक और खूबसूरत बन गया है। ये देखें, ये ह्यूमंस कितने वेल प्रोपोर्शन है और किस तरह एलिगेंट लिम्स को डिपिक्ट किया गया है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ा कलेक्शन जो हमें रॉक आर्ट में मिलता है वो तसल्ली नाजिर में है, जो अल्जीरिया में है। ये बिल्कुल सहारा डेजर्ट के बीच में है, जो बहुत वीरान जगह है। अब आप देखें कि वहां हार्डली कोई वेजिटेशन है, लेकिन 9 से 10 हजार साल पहले ये जगह बिल्कुल ऐसी नहीं थी। उस वक्त ये जगह काफी लश थी और ये हमें रॉक आर्ट में नजर आता है। रॉक आर्ट में हम देखते हैं कि लोग जाल फैला रहे हैं, जानवरों की हेडिंग कर रहे हैं, बोज एंड एरोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें वहां बोट्स की तस्वीरें भी मिलती हैं और लोगों को मुख्तलिफ कपड़ों में दिखाया गया है। ये फिगर्स बहुत खूबसूरत तरीके से डिपिक्ट किए गए हैं। लोगों को कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाया गया है। इस आर्ट में हमें जानवरों के लिए इनक्लोजर हाउसेस और काउज की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं और फिगर्स की ऑर्गेनिक फॉर्म्स भी खूबसूरत हैं। बो का इस्तेमाल दिखाया गया है, लोग इसे यूज करते हुए नजर आते हैं। ये रॉक आर्ट बहुत खूबसूरत है और ये सब ओपन रॉक शेल्टर्स हैं। ये सब सरप्लस की वजह से होता है, क्योंकि सरप्लस फूड लोगों को ऐसे जीने का मौका देती है। अब हम नॉर्थ अफ्रीका और सहारा डेजर्ट से निकल के नियर ईस्ट यानी मिडिल ईस्ट की तरफ मूव करते हैं। अब से जो भी एक्टिविटी न्यूलिथिक या ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड होगी वो इस रीजन में होगी। 2 मेजर रीजन हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एक है मेसोपोटामिया और दूसरा लेवेंट। मेसोपोटामिया ग्रीक लफ्ज है जिसका मतलब 2 दरियाओं के दरमियानी जमीन है। आप यहाँ 2 दरिया देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ तक जाती है। ये है टिग्रिस और एफ्रेट्स, यानी दजला और फरात। इन हाई माउंटेन से पानी निकलता है और डेजर्ट में जाता है, लेकिन ये जगह लश ग्रीन होती थी क्योंकि पानी और इरिगेशन का वजूद था। लेवेंट भी ऐसी ही जगह है। लेवेंट ईस्टर्न मेडिटेरेनियन का कोस्ट है, जिसमें इजराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया शामिल है और टर्की भी। न्यूलिथिक टाइम को स्टडी करते हुए हम टर्की के कुछ रीजन्स के बारे में भी बात करेंगे। इस रीजन में हमें एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का आगाज नजर आता है। हमने टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बारे में बात की थी, जो पहली रेवोल्यूशन में से एक है। अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो एक बहुत लंबी ड्यूरेशन में हुआ और ये अलग अलग वक्त और अलग अलग जगह पर शुरू हुआ। लोग समझने लगे कि अब जानवरों को मूव करते हैं तो अब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर जानवरों के लिए प्लांट्स हैं तो सब ठीक होता है, लेकिन अगर नहीं तो जानवर भूख से मरने लगते हैं और सब जानवर मरते हैं तो इंसान भी भूख से मर जाता है। लोगों ने ये समझना शुरू किया कि प्लांट्स को दोबारा कैसे लगाया जाए। वो ग्रासलैंड को जलाकर और लंबी घास को नीचे गिराकर बीजों को फैलाते थे
ताकि जानवरों के लिए ज्यादा घास उगाई जा सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यह समझा कि इन बीजों को इकट्ठा करके इन्हें ग्राइंड करके आटा भी बनाया जा सकता है, जो आगे चलकर ब्रेड बना। इस तरह लेवेंट और नियर ईस्ट में एग्रेरियन सोसाइटीज का आगाज हुआ। ये सब इरिगेशन की वजह से मुमकिन था, जब लोग दरियाओं का पानी चैनल्स के जरिए फील्ड्स तक लेकर गए। लोग खेतों में हल चला सकते थे और अपना खाना खुद ग्रो कर सकते थे। सबसे बड़ा फायदा जो इस चीज का था वो ये कि लोग एक जगह पर सेटल होने लगे। अब उन्हें मूव करने की जरूरत नहीं थी। जानवरों के साथ घूमने की बजाय लोग अपना खुद का खाना ग्रो कर सकते थे। कभी कभी कहत का खतरा तो अब भी रहता था, लेकिन फिर भी लोग इतना ज्यादा चीजों पर डिपेंडेबल नहीं रहे थे। इससे लोग पहली बार परमानेंट विलेजेस और बिल्डिंग्स बना रहे थे, क्योंकि अब उन्हें घूमना नहीं पड़ता था। ये सब मटेरियल कल्चर में एक बहुत बड़ा इजाफा था। हम न्यूलिथिक को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जो इन्हीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स पर मबनी है। इन डेवलपमेंट्स में से एक है सेरामिक्स। हम न्यूलिथिक को प्री पॉटरी न्यूलिथिक में डिवाइड करते हैं, यानी कि PNP, जो कि अराउंड 4600 BCE के आसपास है, और पॉटरी न्यूलिथिक में जो 6000 BCE के आसपास है। 6000 BCE के बाद हमें सेरामिक पॉट्स देखने को मिलते हैं। लोग सबसे पहले मिट्टी से चीजें बनाते थे, लेकिन इनमें कुछ खास फंक्शनल नहीं था। लोग फिगर्स और बाइसन की तरह की चीजें बनाते थे, लेकिन फिर लोगों ने ये समझा कि अगर मिट्टी को ठीक से काम में लाया जाए और उसमें एयर बबल्स को निकाल दिया जाए और फिर उसे आग में पकाया जाए, तो इसे हार्ड किया जा सकता है। ये चीज समझना इतना आसान नहीं था। इसे समझने में बहुत वक्त लग गया। अगर आप मिट्टी से एयर बबल्स निकालना भूल गए और फिर उसे किलन में डाल दिया, तो आपका प्रोजेक्ट फट सकता है, खराब हो सकता है। इस तरह सेरामिक्स बनाना और इन्हें डेकोरेट करना एक मुश्किल काम था। हम फाइबर आर्ट्स में भी इजाफा देखते हैं। लोग अब सिर्फ बास्केट्स और सैंडल्स नहीं बना रहे थे, बल्कि अब वूल से कपड़ा बुन रहे थे और दूसरी रिसोर्सेज से भी, जैसे लिनन एंड कॉटन। हम पहली बार मेटल वर्किंग का आगाज भी देखते हैं। हम कभी कभी न्यूलिथिक के आखिरी हिस्सों को चैल्कोलिथिक भी कहते हैं। चैल्को का मतलब है कॉपर। उस वक्त लोग कॉपर के इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स और सिंपल टूल्स बनाने के लिए करते थे। लेट्स कट इट शॉर्ट। हिस्ट्री में न्यूलिथिक टाइम में सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स हुई थी और इसकी वजह से एक बहुत मेजर चेंज सोसाइटी में बर्पा हुआ। अब हम कुछ साइट्स की बात करते हैं। टर्की में एक मशहूर साइट है और ज्यादातर टेक्स्ट बुक में न्यूलिथिक टाइम का आगाज यहीं से किया जाता है। इसका नाम है चैटलहॉक। चैटलहॉक एक छोटा सा शहर था और आप देख सकते हैं कि ये एक सेंट्रल एनाटोलिया में है। चैटलहॉक एग्रेरियन कम्युनिटीज में से एक पुरानी कम्युनिटी थी। आज वहां ज्यादा कुछ नहीं मिलता, बस कुछ मड ब्रिक वॉल्स हैं। जब मैं मड ब्रिक की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि कीचड़ और तिनकों से मिलाकर कुछ मटेरियल बनाना। ये नॉर्मली एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल था जो बहुत अच्छा इंसुलेटर भी होता है। हम देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कम्युनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता था। चैटलहॉक के आर्किटेक्चर में कॉमन वॉल्स थी, जिसका मतलब ये था कि इन्हें बनाने में कम मटेरियल लगता था। इस तरह ये डिफेंसिव भी बन जाता है। ग्राउंड फ्लोर से इस बिल्डिंग में कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं थी, इसलिए अगर कोई दुश्मन आता तो सिर्फ सीढ़ी उठाकर उसे रोका जा सकता था। न्यूलिथिक लोगों में डिफेंसिव इंस्टिंक्ट्स काफी अच्छी थी। लगता यही है कि हर फैमिली यूनिट के लिए अलग अलग स्पेसेस थी, लेकिन ओपन कोर्ट यार्ड भी थे जहां हवा आ सकती थी और लोग वहां अपना ट्रैश डाल सकते थे। रिमेन से लगता है कि वहां कम्युनिटी श्राइन्स भी थी। हर बिल्डिंग्स के फ्लोर रेज्ड लेवल पे थे, जो शायद ग्रेन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या कोई रिचुअल पर्पस के लिए। ये हम नहीं जानते कि इनके रिचुअल्स क्या थे, लेकिन ये ऑफरिंग्स के लिए जगह हो सकती थी जहां जानवरों के हॉर्न से डेकोरेशन है। ये सब सेरामिक के इन्वेंशन के बाद बनाया गया था और दुनिया में सबसे पहले सेरामिक स्कल्पचर्स भी यहाँ मिलते हैं। इस साइट से एक बहुत मशहूर स्कल्पचर मिलता है जो अर्थ गॉडेस या मदर गॉडेस का है, जो लेपर्ड के थ्रोन्स पर बैठी है। हालांकि हम पूरी तरह से ये श्योर नहीं है कि ये लेपर्ड है या कोई चौर, क्योंकि इसका सर रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन ये स्कल्पचर फाइड सेरामिक से बनाया गया था। इस पर ये बहस होती रही है कि ये गॉडेस प्रेग्नेंट है या इन द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये फिगर क्लियर तौर पर
एब्डोमेन, हिप्स और ब्रेस्ट को एम्फेसिस करती थी, जिसको आज भी चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड रेयरिंग से एसोसिएट किया जाता है। इस रीजन में कई गॉडेस फिगर्स को वाइल्ड एनिमल्स जैसे लेपर्ड से एसोसिएट किया गया है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। मर्दों को ज्यादातर डोमेस्टिक एनिमल से जैसे काउज, शीप्स और गोट से एसोसिएट किया गया है, जबकि औरतों को अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल से। इससे जो भी समझना चाहिए, लेकिन एक आम ट्रेंड नजर आता है। इस रीजन के इंडो यूरोपियन और सेमेटिक लोगों में एक ग्रेट मदर गॉडेस की पूजा का कॉन्सेप्ट था। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज भी मिलती है, जो शायद पहली दफा हिस्ट्री पेंटिंग या लैंडस्केप पेंटिंग हो सकती है, जो एक वॉल पर फ्रेस्को के तौर पर बनाई गई। इस पेंटिंग में एक डबल पीक्ड माउंटेन दिखाई गई है और असल में इस जगह के करीब वाक़ एक डबल पीक माउंटेन है। पेंटिंग में एक पीक इरप्ट करते दिखाई गई है और असल में ये एक आतिशफशां था जो उस वक्त फट गया था। चैटल हॉक एक इंटरेस्टिंग साइट थी, क्योंकि ये 400 से 500 सालों तक ऑक्युपाइड रही और फिर लोग इसे छोड़कर चले गए। शायद ये वॉल्केनो के इरप्ट होने या जल्जले की वजह से हुआ था। अब हम अपने मैप पर वापस आते हैं और इस एरिया को देखते हैं। ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है और इसे हम लेवेंट कहते हैं। मैप पर देखें तो लेवेंट इस्राइल का कोस्ट है, ये इजिप्ट और सिनाई का इलाका है, ये गजा है और ये इस्राइल है, ये वेस्ट बैंक और पैलेस्टीन है, ये लेबनान है और ये सीरिया। ऊपर टर्की है और यहाँ साइप्रस का टेल है। डेड सी के नॉर्थ में एक जगह है जो तलस्तान के नाम से जानी जाती है, लेकिन ज्यादा मशहूर है जेरिको के नाम से। हाँ, ये वही जेरिको है जिसका जिक्र बाइबल में भी किया गया है। ये शहर एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रखता है, हालांकि ये बिब्लिकल टाइम्स में भी ऑक्युपाइड था। ये माउंट जो आज ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता, एक सबसे पुरानी न्यूलिथिक विलेज का घर था। यहाँ हैबिटेशन तकरीबन 9000 साल कबल मसीह के करीब थी, जब एग्रीकल्चर इन्वेंट हो चुका था, लेकिन पॉटरी अभी तक इन्वेंट नहीं हुई थी। यानी ये प्री पॉटरी नेलिथिक टाइम है। एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी का इंडिकेशन ये होता है कि वहाँ डिफेंसिव स्ट्रक्चर हो। जेरिको दुनिया के सबसे पुराने और शायद लगातार आबाद रहने वाले मुकामात में से एक है और यहाँ एक वॉच टावर भी मिला है जो एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर लगता है। इस वक्त के दौरान हमें प्लास्टर्ड स्कल भी मिले हैं। आज अगर आप साइड पर जाएं तो आप वॉच टावर को नीचे देखते हैं, लेकिन पहले ये हिल के ऊपर था। लगता यही है कि ये टावर एक पहाड़ी पर था, लेकिन वक्त के साथ ये नीचे चला गया। टावर तक एक रास्ता जाता है और अगर कोई दुश्मन टावर के करीब आता तो ये लोग आसानी से उन पर पत्थर गिराकर अपना दिफा कर सकते थे। इस वक्त के दौरान हमें प्लास्टर्ड स्कल्स भी मिले हैं। ये एक ह्यूमन स्कल्स हैं जो एक ट्रांजिशन का जिक्र करते हैं टुवर्ड्स पोर्ट्रेचर। ये स्कल्स बॉडी को आफ्टर लाइफ के लिए प्रिजर्व करने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकते हैं। न्यूलिथिक और इसके बाद के दौरान बहुत से कल्चर्स में बॉडी प्रिजर्वेशन का एक मेजर फिक्सेशन था। स्कल को प्लास्टर से कवर किया जाता था और इसमें शेल और आंखों को डेकोरेट किया जाता था। ये स्कल्स नेचुरलिज्म और स्टाइलाइजेशन का एक मिक्सर है, लेकिन ये एक कोशिश थी कि इंसानी शक्ल को एक परमानेंट रूप दिया जाए, जैसे आफ्टर लाइफ में जिंदा रखा जा सके। ये मास्क तुतनखामुन जैसी ऑब्जेक्ट्स के बहुत करीब था, जो कि हमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन में मिलता है, जिनका मकसद भी आफ्टर लाइफ में प्रिजर्वेशन थी। न्यूलिथिक के दौरान जॉर्डन के एक एन गजल में हमें लाइम प्लास्टर से बनाए गए फिगरीन्स मिलते हैं। ये प्री पॉटरी न्यूलिथिक फिगरीन्स हैं जो शेल की आंखों के साथ बनी हैं और ये इंसानी जिस्मों को जाहिर करते हैं। लगता यही है कि ये जानबूझकर जमीन में दफन किए गए थे। पुरानी दुनिया में जमीन के नीचे की चीजों का ताल्लुक आफ्टर लाइफ या अंडरवर्ल्ड से होता था। ये भी हो सकता है कि उनको दफन करने का तरीका उनको आफ्टर लाइफ में भेजना था। आज हम इन्हें वोटिव्स कहते हैं। वोटिव वो चीजें होती हैं जो खुदा या किसी सुपर नेशनल एंटिटी को दी जाती हैं। शायद ये इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करती थी या शायद ये सिमुलेक्रा थी, यानी कुछ सिंबल्स और मेटाफर्स जो एक कुर्बानी के तौर पर दी जाती थी। शायद ये किसी ह्यूमन सैक्रिफाइस को पोर्ट्रे करती हैं। आज हम इस किसी चीज के बारे में भी वसूख से नहीं कह सकते। अब हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं और थोड़ा सा टाइम में आगे चलते हैं, यानी न्यूलिथिक यूरोप की तरफ।
यूरोप में नीलिथिक पीरियड काफी बाद में आया। टेक्नोलॉजी नियर ईस्ट में पहले स्टार्ट हुई थी, जहां एग्रीकल्चर और दूसरी डेवलपमेंट्स पहले से आ गई। जब हम तकरीबन 4000 से 3000 साल कबल मसीह तक पहुंचते हैं तो यहाँ ब्रॉन्ज का आगाज हो गया था, लेकिन यूरोप में ये बाद में आया। यूरोप के नीलिथिक पीरियड में छोटी छोटी कम्युनिटीज थी जो एग्रेरियन थी और वुडन स्ट्रक्चर्स बनाती थी। इस पीरियड्स को मेगालिथिक पीरियड भी कहते हैं। नीलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन और मेगालिथिक का मतलब है लार्ज स्टोन या बिग स्टोन। इन कल्चर्स की खासियत ये थी कि इन्हें बहुत बड़े पत्थरों को इरेक्ट करने का जुनून था। ये पत्थर ज्यादातर ब्रिटिश आइल्स, फ्रांस और स्पेन में मिलते हैं, लेकिन स्कैंडिनेविया और मेडिटेरियन के कुछ इलाकों में भी नजर आते हैं। इस दौरान लगभग 3000 सालों तक लोग बड़े बड़े स्टोन्स इरेक्ट करते रहे। स्टोनहेंज के कई फेजेस और इसकी कंस्ट्रक्शन अबाउट 4000 BCE यानी 4000 साल कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन ये 1600 BCE तक मुकम्मल हुआ। इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाने में लगभग 2500 साल लग गए। माल्टा में एक छोटी सी साइट है जिसे टार्शन कहते हैं, जो एक टेंपल है। ये माल्टा के एक आइलैंड पर मेडिटेरियन सी के बीच में है। आइलैंड में कुछ साइट्स हैं जिसमें न्यू ग्रेंज एक इंपॉर्टेंट साइट है। न्यू ग्रेंज एक ट्यूमुलस है, यानी एक माउंड ऑफ अर्थ। इस माउंड के अंदर एक पैसेज टॉम्ब है। पैसेज टॉम्ब एक लंबा रास्ता होता है जिसे बड़े पत्थरों से लाइन किया जाता है और रास्ते के आखिर में 3 चैम्बर्स होते हैं। इन चैम्बर्स को कॉर्बेल्ड वॉल्ट से कवर किया जाता है। कॉर्बेल्ड वॉल्ट का मतलब है कि पत्थर एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा जुड़ जाते हैं जब तक उन्हें एक बड़े पत्थर से सील नहीं किया जाता। ये स्ट्रक्चर ज्यादा वेट नहीं उठाता, लेकिन काफी मजबूत होता है। पैसेज टॉम्ब के ऊपर एक विंडो होती है जिसमें कुछ खास दिनों में रोशनी अंदर जाती है और डायरेक्ट चैम्बर्स तक पहुंचती है। ये चीज बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अक्सर इन स्ट्रक्चर्स का एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट होता है और लोग सूरज, चांद और सितारों की मूवमेंट से मीनिंग लेते थे। कभी कभी इनमें छोटी स्पाइरल्स और दूसरे मोटिव से डेकोरेट किया जाता है। कॉर्बेल्ड वॉल्ट की स्टोन रजिस्टर्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर रखा जाता है और कभी कभी बड़े मोनोलिथिक्स को स्पाइरल्स और शेवरॉन्स और डायमंड शेप से डेकोरेट किया जाता था। मेगालिथिक स्ट्रक्चर पूरे वेस्टर्न यूरोप और ब्रिटिश आइल्स में पाए जाते हैं। सबसे आम स्ट्रक्चर को डॉल्मेन स्ट्रक्चर कहते हैं। डॉल्मेन का लिटरली मतलब होता है स्टोन टेबल। केल्टिक्स लोगों ने ये सोचा कि जायंट्स ने बनाए हैं और ये बड़े बड़े स्टोन टेबल्स, लेकिन असल में ये टॉम्ब्स थे। 3 बड़े अपराइट स्टोन्स होते हैं जिनके ऊपर एक बड़ा स्लैब ऑफ स्टोन रखा जाता था और इन्हें जमीन के ऊपर बनाया जाता है। मैनर भी एक केल्टिक वर्ड है जिसका मतलब है स्टैंडिंग स्टोन। ये स्टोन बहुत मैसिव होते हैं, कुछ का वजन 60 टन से ज्यादा होता है। इनमें से 1/3 हिस्सा जमीन के नीचे होता है जिससे स्टोन को फाउंडेशन मिलती है। कार्नेग जो ब्रिटनी में है बहुत मशहूर साइट है जहां सीधी लाइंस में हजारों स्टैंडिंग स्टोन्स पाए जाते हैं जो तकरीबन 3 किलोमीटर तक स्ट्रेच हैं। क्रॉमलेग का मतलब है सर्कल प्लेस। एंग्लो सैक्सन में इसे हिंज भी कहते हैं। ये सर्कल्स ऑफ स्टैंडिंग स्टोन पूरे वेस्टर्न यूरोप, ब्रिटिश आइल्स और थोड़े स्कैंडिनेविया में भी पाए जाते हैं। सबसे मशहूर क्रॉमलेग है स्टोनहेंज जो ब्रिटिश आइल्स में सबसे इलैबोरेटेड और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। हम अक्सर सिर्फ स्टोनहेंज के सेंटर सर्कल्स ऑफ स्टोन पे फोकस करते हैं, लेकिन असल में इस साइट में सिर्फ सेंटर सर्कल नहीं बल्कि इससे ज्यादा चीजें हैं। ये साइट साउदर्न इंग्लैंड में सैल्सबरी प्लेन पर वाक़या है। अगर आप साउदर्न इंग्लैंड में फ्लाई करते हैं तो आप इस ब्रॉड फ्लैट प्लेन में सैल्सबरी के बीच में ये स्टोन सर्कल ढूंढ सकते हैं। सैटेलाइट फोटो से ये मालूम होता है कि ये सिर्फ एक सर्कल ऑफ स्टोन नहीं है। ये सर्कल सिर्फ स्ट्रक्चर का सेंटर है और इसके आसपास एक बड़ा सर्कुलर डिच है। इस स्ट्रक्चर में एवेन्यूज भी हैं और कुछ जगहों से आप बाहर देख सकते हैं। कुछ और स्टैंडिंग स्टोन हैं जो पैरामीटर्स पर अलाइन है। सबसे अहम स्टोन हील स्टोन है। अगर आप सेंटर में खड़े होकर देखें तो ये स्टोन मिड समर के दिन सूरज के निकलने को मार्क करता है। मिड समर के दिन समर सोल्स्टिस पर अगर आप एग्जैक्ट सेंटर में खड़े होकर सूरज को देखें तो सूरज बिल्कुल हील स्टोन के ऊपर से निकलता है। इस साइट को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आर्कियो एस्ट्रोनॉमी है। आर्कियो एस्ट्रोनॉमी का मतलब है कि हम
एंशिएंट साइट का मुताला एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से करते हैं। पुरानी दुनिया में लोगों के लिए नेचुरल फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट होता था और इसका प्रैक्टिकल रीजन ये था कि अगर आप अपनी क्रॉप्स जल्दी उगाते हैं तो वो फ्रॉस्ट कर सकता है और अगर आप लेट हार्वेस्ट करते हैं तो वो सड़ सकती हैं। इसलिए लोगों को पता होना जरूरी था कि कब प्लांट करना है और कब हार्वेस्ट, और सूरज की मूवमेंट को देखना इसका बेस्ट तरीका था। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि जमीन एक टिल्ट पर होती है और ये टिल्ट सीजन बनाता है। सूरज सितारों के बैकग्राउंड के मुकाबले में आसमान में मूव करता है और हर दिन मिड समर के करीब आते हुए दिन लंबे होते हैं और मिड समर के बाद दिन छोटे होने लगते हैं। पुरानी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट दिन इक्विनॉक्सेस थे और जब दिन और रात बराबर होते हैं, और सॉल्स्टिस जब ये दिन सबसे लंबा होता है, समर सॉल्स्टिस, और जब रात सबसे लंबी होती है विंटर सॉल्स्टिस। साइड पर बहुत डिटेल एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स हैं। ना सिर्फ ये मिड समर सन को मार्क करता है बल्कि 90 डिग्रीज के एंगल पर नॉर्थ मोस्ट मून राइज और मून सेट को भी मार्क करता है। ये अलाइनमेंट सिर्फ इस लोकेशन पर काम करती है, किसी और जगह पर नहीं। किसी और जगह पर ये 90 डिग्री पर अलाइन नहीं होती, इसलिए ये जगह खास है। स्टोनहेंज का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक डिच था जो 4000 कबल मसीह के आसपास शुरू हुआ। फिर 3000 कबल मसीह के आसपास ऑब्री होल्स का आगाज हुआ। ऑब्री होल्स को एक स्कॉलर ने डिस्कवर किया जिनका लास्ट नेम ऑब्री था। हम पूरी तरह नहीं जानते कि ये होल्स का मकसद क्या था। एक थ्योरी ये है कि इन होल्स में पहले स्टोन्स रखे गए थे और एक थ्योरी ये है कि इन होल्स के जरिए मून के सर्कल्स को रिकॉर्ड किया जाता था, क्योंकि इन होल्स का नंबर 28 है जो मून की साइकिल के बराबर है। इस साइड का डिच वक्त के साथ बढ़ाया गया और सेंटर में स्टोन को रखना शुरू किया गया। वुडन पोस्ट का इस्तेमाल भी शुरू हुआ ताकि चीजों को मुहैयर किया जा सके और आखिर में ये साइड बन गई जो आज हम देखते हैं। इसका सेंटर रिंग जो कॉम्लेक कहलाता है कई स्टेजेस में बना। पहली स्टेजेस में ब्लू स्टोन का इस्तेमाल किया गया जो लगभग 8 से 10 फीट ऊंचे और ये वेल से लाए गए थे। बाद में इन्हें रिप्लेस करके वो स्ट्रक्चर बनाया गया जो आज हम जानते हैं, जो सासन बोल्डर से बना था। ये ट्राइलिथन्स हैं जो सेंटर में है और कॉमलेक भी है जो इन स्टोन्स के इर्द गिर्द है। ये ब्लू स्टोन्स बहुत ही इंप्रेसिव हैं। ये स्टोन वेल से लाए गए थे जो काफी दूर है और ये पत्थर 5 से 10 टन का वजन के होते थे। इन स्टोन्स को रफली शेप किया गया था। ट्राइलिथन सासन बोल्डर से बनाए गए थे जो एक सैंडस्टोन की किस्म है। ये बोल्डर्स आइस एज के दौरान ग्लेशियर्स के जरिए लैंडस्केप पर आ गए थे और ग्लेशियर्स के रिट्रीट होने पर ये बोल्डर्स वहां रह गए। ये पत्थर लगभग 20 किलोमीटर दूर से लाए गए थे और इसमें से कुछ 60 टन का भी वजन रखते हैं। या हम पोस्ट और लिंटन कंस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। इसमें जो वर्टिकल्स मेंबर्स पोस्ट और एक हॉरिजॉन्टल मेंबर लिंटल होता है। ये एक पुराने कंस्ट्रक्शन का तरीका है जो हम दुनिया के बहुत सारे मुकामात पर देखते हैं, लेकिन ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे पहली एग्जाम्पल में से एक है। स्टोन के लिंटल ज्यादा वाइड नहीं हो सकते क्योंकि स्टोन में टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है लेकिन कंप्रेशन स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी स्टोन्स को ऊपर से बहुत वजन डालने से कुछ नहीं होता। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टोनहेंज किस तरह बनाया गया था। सबसे पहली बात, ये एलियंस ने नहीं बनाए थे बल्कि इंसानों ने ही बनाए। ये सासन बोल्डर से बनाया गया जो 25 मील दूर से लाया गया। लार्जेस्ट बोल्डर्स 60 टन तक का वजन रखते थे। ख्याल यही किया जाता है कि किसी तरह की क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया होगा इनको उठाने के लिए। ये भी हो सकता है कि क्रिबिंग का तरीका इस्तेमाल किया गया हो। इसमें लोग एक साइड से स्टोन को लिवर के जरिए उठाने की कोशिश करते हैं और नीचे एक और लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं। इस प्रोसेस को दोबारा करते हुए स्टोन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाया जाता है जब तक ये काफी ऊंचा ना हो जाए। ये इंश्योर करने के लिए कि ये लिंटल्स गिर ना जाए, इन स्टोन में मोटीज और टेनन्स का इस्तेमाल किया गया है। मोटीज एक सॉकेट जैसा होता है और टेनन एक बल्ज जैसा होता है जो सॉकेट में फिट होता है। ये एक लेगो सेट की तरह का सिस्टम है जिसमें एक हिस्सा दूसरे हिस्से में फिट होता है ताकि ये स्ट्रॉन्ग और सिक्योर रहे और ये काफी अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ
अर्थक्वेक्स, डिजास्टर्स और रोमन्स के अटैक में इससे नुकसान पहुंचाया। ज्यादा स्टोन्स अब नहीं बचे, लेकिन जो खड़े हैं ये अपने आप में रिमार्केबल बात है। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस लिए बनाए गए थे। ये एक किस्म का सोलर कंप्यूटर था जो सीजन्स को प्रेडिक्ट करता था, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक रिचुअल साइट थी, यानी एक टेम्पल। लोग जहां इकट्ठे होते थे, सन को देखते थे, और ये एक रिलीजियस एक्टिविटी समझी जाती होगी। शायद इसे आसपास के गांव मिलकर बनाते हो। ये एक पूरी कम्युनिटी का भी काम हो सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद इसे रूफ्ड किया गया हो, लेकिन आजकल ज्यादा लोग ये नहीं मानते। आर्कियोलॉजी अब भी इस साइट पर काम कर रही है और हमें यहाँ कई बरियल्स मिलते हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट साइट है। कुछ बरियल्स इस साइट के तमाम होने के हजारों साल बाद के हैं, जबकि कुछ बरियल्स इस साइट के बनाने के वक्त के हैं। हमें ये भी सबूत मिलते हैं कि यहाँ शायद ह्यूमन सैक्रिफाइस भी होता हो, लेकिन हम अभी तक श्योर नहीं हैं। एक चीज जो हम नहीं जानते वो ये कि ये किसने बनाया। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ये ड्रुइड्स ने बनाए। ड्रुइड्स जो कि मॉडर्न न्यू पैगन बिलीफ के डिसेंडेंट हैं, ये बहुत बाद में आए, जब केल्टिक पीरियड शुरू हुआ। ड्रुइड्स आयरन एज में आए, जबकि ये स्ट्रक्चर न्यूलिथिक पीरियड के हैं, जो केल्टिक पीरियड से बहुत पहले था। ये प्री केल्टिक इंडो यूरोपियन थे जो इसे बनाते थे, लेकिन इनको बाद में आने वाले लोगों ने रिप्लेस कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेसिक्स कल्चर के लोग थे जो इस रीजन में रहते थे, जो गोल्ड और कुछ और चीजों पर काम करते थे, लेकिन अभी ब्रॉन्ज का इल्म नहीं रखते थे। दूसरी थ्योरी ये है कि बेल बीकर पीपल थे जो बेल शेप बीकर्स बनाते थे, इसी वजह से इन्हें बेल बीकर कहते हैं। शायद ये लोग इसे बनाने वालों को रिप्लेस करके आए। जब ये बेल बीकर आए तो इन मोनोलिथ्स का काम बंद हो गया और ये साइट छोड़ के चले गए। एक साइट पर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं। एक कहानी के मुताबिक एक और टूर गाइड स्कूल चिल्ड्रन को ये साइट दिखा रहा था। जब एक बच्चे ने सवाल किया कि ये डैगर और एक्स का सिंबल क्या है, तब गाइड ने देखा कि वहां वाकई एक डैगर और एक्स का सिंबल था। इसे टेस्ट किया गया और ये वाकई उस वक्त के दौरान का था। ये सजेस्ट करता है कि शायद ये कोई सैक्रिफाइस साइट भी हो। एक और मोनोलिथिक साइट जो हम देखना चाहते हैं वो माल्टा में है। ये टार्शन साइट है जो 3000 कबल मसीह से पहले की है। माल्टा एक छोटा सा आइलैंड है जो सिसिली के साउथ में वाक़ है। इस साइट पर एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जो मोनोलिथ साइट से बना है और कुछ हिस्सा बेड रॉक के अंदर से कट गया है। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स का एक प्लान है जिसमें लॉर्ड शेप टेम्पल्स हैं जो स्टोन से लाइंड है और ये बेड रॉक के अंदर जाता है। रिकंस्ट्रक्शन से लगता है कि ये कोलोसल स्टोन से बना था। इस टेम्पल में एक प्रोग्रेशन ऑफ सेक्रेड स्पेस है जो बाद के कल्चर्स में भी देखा जाता है। बाहर के कोर्ट्स आम लोगों के लिए थे, जबकि अंदर के सबसे सेक्रेड स्पेसेस हाई प्रीस्ट या गॉड्स के लिए रिजर्व होते। एक सबसे इंप्रेसिव मॉन्यूमेंट इस टेम्पल का ओपनिंग लिंटल है। ये पोस्ट और लिंटल कंस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल है जो कि मेन स्ट्रक्चर का गेट था। ये ब्लॉक बहुत बड़ा था और इस टेम्पल में कई ऐसे बड़े स्टोन थे। टेम्पल के अंदर जाकर देखने पर हमें समझ आता है कि ये स्टोन्स कितने बड़े हैं। इस साइड पर कुछ बहुत बड़े वाजेस भी हैं जो सिरेमिक से नहीं बल्कि स्टोन से काफ किए गए। वॉल्स बड़े स्टोन ब्लॉक से बनाई हैं जिन्हें स्पाइरल से डेकोरेट किया गया है। जब आप इनर सेंचुरी को देखते हैं तो ये लिविंग रॉक से काव किया गया है और ये सीलिंग को कोरबेल्ट वॉल्ट की शेप में काव किया गया है। एक और मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर यहाँ मिलता है जो लगभग 5 फीट लंबा है, लेकिन सिर्फ लोअर हाफ बची है। लगता है कि ये एक फीमेल फिगर है जो शायद फर्टिलिटी गॉडेस हो। इसमें एम्फेसिस हिप्स पर किया गया है जो चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड रेयरिंग से रिलेटेड फीचर्स हैं। ये सजेस्ट करता है कि शायद ये मैट्रियार्कल सोसाइटीज थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जहां औरतों को ज्यादा राइट्स ना दिए जाते हों। लेकिन ये सब दिखाता है कि गॉड और गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट था और यहाँ सेंट्रल वर्शिप, हायरार्की और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी थी। लेकिन चूंकि ये सब लिखने से पहले था, इसलिए हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं है। हम इन गॉड्स या गॉडेसेस के नाम नहीं जानते, ना ही इन कल्चर्स के नाम जानते हैं। हम इन्हें उन जगहों के नाम से बुलाते हैं जहां ये चीजें मिली हैं।
ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि वो चाहता है कि अपने माजी के बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करे। न्यूलिथिक के बारे में इतना ही। हमारा अगला लेक्चर एंशिएंट नियर ईस्ट के बारे में होगा, जो पहली सिविलाइजेशन कहलाती है। मेसोपोटामिया, सुमेरियन, अकादियंस और इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज हु लव हिस्ट्री ऑफ आर्ट। थैंक यू वेरी मच।